नमस्कार। छत्तीसगढ़ में इस समय 3 अहम मुद्दे हैं। सिर्फ दिन रात इन्हीं पर चर्चा हो रही है। पहला है कि कांग्रेस क्यों हार गई, इसकी एनालिसिस चल रही है। दूसरा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए रोज सिर पुटौल हो रही है भाजपा के अंदर। और तीसरा, एक कलेक्टरों को कौन कसेगा, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को कौन टाइट करेगा। सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस के महानुभाव लोग जो दिल्ली में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, उससे जो लबोलुआब सामने आया है उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो कुमारी शैलजा को बताया नहीं गया था। तो या तो कुमारी शैलजा ने ऊपर नहीं बताया या उनके बताने के बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उसी का परिणाम है। क्या है सबसे बड़ा काम? सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था साहब। अभी बोलने से क्या फायदा? 5 साल से नहीं पता था कि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। और किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। सारे विधायक और मंत्री गाना गा रहे थे कि हमारा ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और टीएस सिंहदेव कुछ फाइल भेज रहे हैं तो उसको दबा दे रहे हैं। कलेक्टरों से डायरेक्टली सीएम हाउस में बात हो रही है। सत्ता का केंद्रीकरण तो होता ही है, लेकिन जिस ढंग से इस बघेल सरकार में हुआ है उससे जनता का भरोसा पूरी तरह टूट गया कांग्रेस से। ये उन्हीं को नहीं दिख रहा था जो इस सत्ता का गुड़ चख रहे थे। सिर्फ उनको नहीं दिख रहा था, बाकी सबको दिख रहा था। और कुमारी शैलजा ने पता नहीं कितना गुड़ खाया, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बताया जाके ऊपर, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। दूसरा, ये जो सत्ता का गुड़ खा रहे थे जितने कलेक्टर बैठ के, उनका नाम अब सामने आने लगे हैं। इनको सुनिए, ये माननीय मंत्री जी 5 साल मलाई खाने के बाद अब देखिए नाम ले रहे हैं। इतने समय नहीं बोल सकते थे जाके, इतने समय पब्लिक में नहीं बोल सकते थे कि ये रानू साहू और अभिषेक मीणा और ये सब किस तरह से मलाई चबा रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं। तो बोलना तो चाहिए था पब्लिक में। सरकार गिरने के बाद बोलने से क्या आप क्या साबित करना चाहते हो? सुनिए इनको। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर पदस्थ किए गए। एक पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, जिसने कोरबा को डुबाने में पूरी भूमिका अदा की। इसके बाद रायगढ़ के कलेक्टर बनाए गए, तो रायगढ़ का क्या हाल हुआ उसको देख लीजिए। एसपी बनाए गए। उसी प्रकार रानू साहू जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, उसने कोरबा को किस प्रकार से बर्बाद किया, किस प्रकार से कामों को बाधित किया। भोजराम पटेल एक एसपी आए, उसको एक सिपाही ही चलाते रहा। उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया, अवैध सारे धंधे कोरबा में चालू करवाए। फिर एक आपके उदयकिरण एसपी आए, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोयला कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया। यहां गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहां पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। अब सीधी सी बात है, जितने भी कलेक्टर हैं जिन्होंने डीएमएफ फंड का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने चावल वालों से पैसे लिए हैं, राइस मिलर्स से पैसे लिए हैं, कलेक्शन हो के पैसे इनको बढ़ते थे। कलेक्टर करप्ट हो गया तो नीचे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब करप्ट हो गए। पटवारी तो अपना रेट लिस्ट निकाल के दिखाते हैं, आप उनसे कोई काम कराने जाइए। तो क्या ये सब जनता पर असर नहीं करता है? सत्ता का केंद्रीकरण आपने कर लिया, डायरेक्टली आप पैसे ले रहे हो, नीचे से एक चैनल बना लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ही बता रहे हैं ना। तो अब ये सब बातें साफ साफ सामने आ रही हैं। बीच में श्री अमित जोगी भी कूद पड़े हैं कि आप इन पे एक्शन लो, फला फला नाम उन्होंने दिए हुए हैं, 8-10 नाम आप देख लीजिए जिन पर
आप एक्शन नहीं लोगे तो मैं केस कर दूंगा। इस तरह की बातें अब हो रही हैं। अब एक बात तो सही है कि भाई जब सत्ता का नशा में कोई आदमी चला रहा है, सरकार किसी को एनडीपीएस में बंद कर दे रहा है, किसी को दारू के नशे में बंद कर दे रहा है, किसी के घर पे बुलडोजर चल जा रहा है, तो उस समय आदमी संभल कर चलता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ आगे नहीं बताता है और समय बदलने का इंतजार करता है। अभी मैं देखता हूँ बहुत से अपर कास्ट ग्रुप्स में ऐसी बातें हो रही कि हमें गाली देते थे, हमें ऐसा करते थे, हमें वैसा। अरे तो भाई डेमोक्रेसी है ना देश में, अपनी आवाज तो कम से कम बुलंद करो। सब कुछ मीडिया वाले ही कर लेंगे क्या? अब तीसरा जो मुद्दा है वो है रमन सिंह जी सीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं, रेणुका सिंह बनती हैं कि ओपी चौधरी जैसे किसी को नए को बना दिया जाएगा। मेरा अपना मानना है इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उसका हाल है अपने प्रदेश में, वो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश से कुछ कम नहीं है। और इसी तरह ढील दी गई, नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए, रेणुका सिंह को बना दो और इनको, तो ये अभी अपरिपक्व लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी इन्हें काम नहीं करने देगी, इन्हें अपने जो पॉलिसीज हैं उस पर अमल नहीं करने देगी, क्योंकि ये तो डीएमएफ फंड और दूसरी तरह के फंड खाने के आदी हो चुके हैं। इनको संभलने में अभी एक संभालने वाला चाहिए, पहले तो इनको लाइन में लाने वाला। कुछ लोगों को सस्पेंड होना जरूरी है, कुछ तो जेल में है, खैर वो अलग बात है, लेकिन कुछ वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होना जरूरी है जो इस सत्ता काल में फले फूले हैं। और सबको पता है कौन ये फले फूले हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लोग रोज नए नए नाम ले रहे हैं। तो इस स्थिति में जहां पर सरकार, अब जनता का रोल ओवर हो चुका है, अब सरकार चलाना है आपको, तो सरकार चलाने के लिए अभी परिपक्व व्यक्ति चाहिए। तो रमन सिंह को सीएम बनाकर कोई गलत काम नहीं करेगी बीजेपी। पहले एक स्टेबिलिटी लाइए, एक स्थायित्व लाइए प्रदेश में, फिर उसके बाद दूसरे कामों पर ध्यान दिया जा सकता है। और ये स्थायित्व क्यों जरूरी है? क्योंकि धीरे धीरे सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। कलेक्टरों को और नीचे के ऑफिसर्स को उनके कार्यकलापों को समझना पड़ेगा, उनको अपने सीनियर से कैसे बिहेव करना है ये सीखना पड़ेगा। और जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है, जो स्टील फ्रेम है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। इनमें बहुत से काबिल लोग भी हैं, लेकिन इनको पैसे के और सत्ता के लालच ने नाकाबिल बना दिया था। तो इन्हें फिर से लाइन में लाना बहुत जरूरी है। जनता को सामने आकर बताना होगा कि किस तरह से डिपार्टमेंट के अंदर लूट चली है। तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है नई सरकार से, लेकिन कम से कम इतनी तो उम्मीद हमें अपनी सरकारों से रखनी चाहिए कि वो डेमोक्रेसी के अंदर काम करें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसके अंदर काम करें और तानाशाही का रवैया ना अपनाएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।